Or where today's topic is difficulties in learning or the challenges in learning. We'll just talk about it. Or Dr. Asma हमारे साथ हैं. As all of you know that she is a very well-renowned educational psychologist. और हम already इनके साथ 3 sessions कर चुके हैं. So this is our 4th session. जी डॉक्टर अस्मा वेलकम. थैंक यू जी. चलिए जनाब हम शुरू करते हैं. आप लोगों में से वहाँ तो कुछ नज़र आ रहे हैं लोग शुरू और यहाँ पर भी इंशाल्लाह. तो स्टार्ट इट. ओके जी. सबसे पहली बात तो ये कि ये टॉपिक शुड वी मूव हियर. या प्लीज. चलिए ओके जी. अच्छा जी, सबसे पहले तो रीज़न ये बताएं कि ये टॉपिक क्यों पिक किया गया है. ये जब हमने पेरेंटिंग स्टाइल किए थे और प्यूबर्टी की थी उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से हमें जो क्वेश्चन आता था वो यही था कि बच्चे बात नहीं सुन रहे और बच्चों की स्कूलिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो स्कूलिंग का जो प्रॉब्लम है उसकी रूट्स तो हैं. ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है. आज शुरू हुआ कब ख़त्म होगा क्या जाने. तो उसके लिए फिर उसी के बीच में बहुत से लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए कि फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बेहतर है कि इंडिविजुअली कोई कह रहा है मेरा बच्चा स्लो लर्नर है, कोई कह रहा है मेरा बच्चा उसको डिसलेक्सिया है, कोई बच्चा कह रहा है मुझे लगता है मेरा बच्चा हाइपर है, कोई बच्चा कह रहा है मेरा बच्चा लेज़ी है. तो बेहतर ये है कि हम एक दफ़ा इसको क्लियरली समझ लें कि ये सारी टर्म्स जो हमें गूगल ने सिखाई हैं ये टर्म्स साइंटिफिकली क्या हैं और ये टर्म्स जो हैं ये हमारे बच्चे पे अप्लाई भी होती हैं या नहीं होती, या हम सुनी सुनाई बातों को जैसे हम यूजुअली करते हैं सुनी सुनाई बातों को बच्चों को भी सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ये बात आके बताती हैं मैंने अपना बच्चा खुद ही डायग्नोज कर लिया. नहीं, आप खुद डायग्नोज ना करें अपने बच्चे को. और हो सकता है आप यहाँ पे गलती कर रही हो सकता है बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक टेम्प्रेरी फेज़ हो. तो बेहतर ये है कि आप कम से कम आप ये देखें कि हम बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है या नहीं है जेन्युइन. तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ आपको ये बताना है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं और कितनी ज़्यादा है इसकी रेशो. चले अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो नादिया लेती रहेंगी. आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें. बीच बीच में आपके क्वेश्चंस का जैसे जैसे मैं जाती जाऊंगी वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस रेज होते जाएंगे. आप करते रहे और हम उसका जवाब देते रहेंगे. अच्छा, ये एक कोई बच्चा मेरा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको दिलचस्पी ही नहीं है पढ़ने को, उसको ध्यान ही नहीं है. लर्निंग डिसेबिलिटी ये सब नहीं है. लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो इंटरफेयर करती है एक बंदे की एबिलिटी को कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे अपने दिमाग में, उसको प्रोसेस करे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे. ठीक है, तो तीनों प्रोसेस के में उसको मुश्किल हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको अपने ब्रेन में प्रॉपरली स्टोर नहीं कर रहे और फिर उसे प्रोसेस नहीं कर रहे और फिर उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग मुश्किल हो गई है, मैथ का प्रॉब्लम आ गया है. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज के क्यूज़ नहीं समझ पाते हैं. बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते. इसका मतलब है कि बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम भी बीच में आ रहा है. फिर उनकी सोशल स्किल्स ख़राब हो जाती हैं. जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो सोशल स्किल्स ख़राब होगी. सोशल स्किल्स ख़राब होंगी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स बच्चों को आ जाएंगे. तो होगा क्या उस सारी चीज़ के बाद? आप ये नहीं देखेंगे कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम है या मेरा बच्चा. अच्छा, आप लोग ये देखेंगे कि बच्चे के ग्रेड्स ख़राब हो गए. बच्चे के ग्रेड्स ख़राब हो गए, आपने एक ट्यूशन रख दी बच्चे के लिए. नहीं, ये पढ़ता नहीं अच्छा, ये पढ़ता नहीं अच्छा. अब ख्वाब हमारे माशाल्लाह सबके बहुत लंबे होते हैं. 4th 5वीं के बच्चे को डॉक्टर बना रहे होते हैं. तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ का. उसने माँ बाप की बात भी सुननी होती है, उन लोगों की भी हर जो ख्वाहिश है उसने वो लेके चल रहा होता है और स्कूल का प्रेशर अलग से होता है उस वक्त. तो इस वक्त यहाँ पे टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है ये अंडरस्टैंड करना कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, इसकी घर की इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है या इसको सिर्फ जो है ये लेज़ी है और इसका ध्यान नहीं है. कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी चलिए. अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ये हो सकता है कि आप खुद ये बात कहें, आपके पास आप किसी टीचर के पास जाए, आप टीचर को ही कहें कि मेरा बच्चा जो है वो मैथ में बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश नहीं अच्छी.
अच्छा, इंग्लिश इतनी अच्छी फ़ौरन हम ये समझते हैं कि हमारी ज़बान नहीं है, इस वजह से इंग्लिश नहीं अच्छी। और माएँ ख़ुसूसन, मैं सारी माओं से ये बात करना चाहूँगी, ख़ुसूसन वो यहाँ पर आ जाती हैं और ये कहती हैं ओ नहीं चूँकि मुझे पढ़ाना नहीं आता प्रॉपर तरीके से, इस वजह से बच्चा जो है इसमें अच्छे तरीके से ये पढ़ नहीं पा रहा। तो ये एक अलग ख़वातीन अपने ऊपर एक डायलेमा, ओके इंग्लिश का काम है, मुझे नहीं पता, आप किसी से कर लो, बड़ी बहन से कर लो, ये बात नहीं है। हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर कर्व जो है वो ऊपर नीचे जाता है, उसमें ये हो सकता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में प्रॉब्लम है। अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो एक स्पेसिफिक किस्म की लर्निंग डिफ़िकल्टी है, वो उसको मैथ में नहीं है, उसको लिखने में नहीं है, उसको सुनने में नहीं है, उसको बोलने में नहीं है, सिर्फ पढ़ने में है। और जब पढ़ने में तो मैं आपको, जब हम उसके ऊपर स्पेसिफिक इस पे जाएंगे तो मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि वो किस किस्म की होती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी कॉजेज़ के ऊपर जाएं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, इसकी कोई कॉजेज़ हमें इस वक्त हमारे पास नहीं है एक्सेप्ट कि अगर ब्रेन इंजरी है। अगर ब्रेन इंजरीज हैं, एक्सीडेंट है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी ये रीज़न हुई है लर्निंग डिसेबिलिटी की। जो पेशेंट हमारे पास किसी न किसी ट्रॉमा के बाद आते हैं, किसी एक्सीडेंट के बाद आते हैं, किसी इंजरीज के बाद आते हैं, तो वहाँ पे हम आराम से ये बात कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई तो फिर उसमें लोग कहते हैं जी जेनेटिक है, एनवायरनमेंट है, कुछ भी है, लेकिन इसकी हमारे पास कॉज नहीं है। ये हर कल्चर में है, ये हर जगह पे है। बात सारी ये है कि पहले इस चीज़ को हम कहा करते थे कि ये बच्चे लिखने पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, बच्चों को समझ नहीं आती। लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से समझ में आ सकता है कि हमारे बच्चे को, और स्कूल बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने लगे। एक टीचर के ऊपर जब 30 बच्चों का बोझ होता है और उसमें से 5 बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, और वो चाहती है कि अब हमें कोई प्रोफेशनल ये बताए कि बच्चे को इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चा नेक्स्ट ग्रेड में प्रोग्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है जी ऐसा मदिया सलमान कह रही हैं कि हाउ वी कैन मैनेज इफ किड्स आर नॉट एडजस्टिंग द स्कूल एंड द न्यू क्लास, स्पेशली द KG1। ठीक है, ये आप क्वेश्चन रखें। जब हम टिप्स में जाते हैं तो फिर हम ये करते हैं कि ये लर्निंग के बच्चे को कैसे इसके अंदर, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रखिए। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर हम इसका रेट क्या है, आप में से जो माएँ बाद में ये प्रोग्राम देखती हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस वक्त मैं क्वेश्चन पढ़ने लगी, किसी ने क्वेश्चन लिखा है कॉर्पोरेट पनिशमेंट इज कॉज इन लर्निंग डिसेबिलिटी। इट कैन बी, बिल्कुल ये कॉज हो सकती है, क्योंकि हम कॉजेज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये जवेरिया राठौर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल हो सकती है कॉज। इसकी वजह ये है कि जब आप बच्चा जो है वो प्रोसेस, पनिशमेंट की वजह से जो प्रोसेस है ना लर्निंग का, वो स्टक हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो सेल्फ स्टीम है ना बच्चे की, और जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है लर्निंग के प्रोसेस को। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट और सेल्फ स्टीम का प्रोसेस, सेल्फ स्टीम नीचे जाती है, आपकी लर्निंग खुद ब खुद नीचे चली जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट नहीं होते। इंट्रिंसिकली मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि अंदर से मोटिवेशन आना, पैदा होना। बच्चे जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं कि बाहर से उनको एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट मिलता है, मेडल मिलता है, गिफ्ट मिलता है, माँ बाप की तारीफ मिलती है, टीचर की शाबाशी मिलती है, तो ये चीज़ें बच्चे को मोटिवेट करती हैं। बच्चे को इतनी छोटी उम्र में 2nd-3rd ग्रेड के बच्चे को ये नज़र नहीं आ रहा होता कि आज से 50 साल बाद या 20 साल बाद मैं कैसा करियर इख्तियार करूँगा और मैं कैसा होऊंगा, तो वो इतनी दूर फोर्सी नहीं कर पा रहा होता। तो इस वजह से उसका सेल्फ स्टीम जो है वो जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है। और अगर लर्निंग ग्रेजुअली जाती जाए नीचे, तो फिर इसके ख़तरनाक नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, जब मैं कह रही थी कि इसके इंसिडेंट रेट्स क्या हैं, अगर हम अमेरिकन पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ की मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि वहाँ पर रिसर्च है और डेटा है, 6 to 8% ऑफ 6 से 8% ऑफ स्कूल गोइंग पॉपुलेशन जो है वो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसको LD कहते हैं हमारी ज़बान में, इसको प्रॉपर लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये डायग्नोस्ड बच्चे हैं, और ये मेरे पास मेरा ख्याल है 4-5 साल पुरानी रिसर्च है, उनको प्रॉपर है और उनको ट्रीट किया जा रहा है स्कूलों के अंदर। अच्छा, अब अगर हम UAE का बात करें तो यहाँ पे इनके पास भी प्रॉपर डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स ने जो सर्वेस किए हैं उन्होंने ये बताया है कि हर चौथे से 5वां बच्चा स्लो लर्नर है।
इस क्लास में 4 बच्चे छोड़ के 5वें बच्चे के पास जब हम जाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब वो बच्चा डायग्नोस नहीं हुआ हुआ, वो असेस नहीं हुआ हुआ, लेकिन ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत है बच्चे को, इट मीन्स कि बच्चे को असेस करना पड़ेगा कि, और आप ये ज़रूरत बच्चे की कब तक फुलफिल करते रहेंगे। 1 साल आपने कर दिया, 1 साल आपने ट्यूशनें पढ़ा दी, अगले साल क्या करेंगे? आप धक्का लगा रहे हैं बच्चे को अगली क्लास में, तो आपको लाजमी है कि बच्चा असेस हो जाए। अगर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो फिर उसको वहाँ से ट्रीट करना शुरू किया जाए, वहाँ पे स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कीजिए, बजाय ये स्ट्रेटेजीज करने के कि 4 ट्यूटर बिठा के रख ली जाए। कोई भी ट्यूटर ना हो ना तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ ये कि मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करना पड़ता है। चलें।